Good morning, dear students. I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, I am here along with the second part of the French Revolution. In this session, we will learn about the outbreak of the revolution. Dear students, in this session, you will see how the monarchy of France increased the taxes and he imposed the taxes on the people of France. We will see about the formation of National Assembly as well as we will get an information regarding the decree which was passed on 4th August 1789. After that, you will see how the France became a constitutional monarchy and which type of rights provided to the people of France. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद द प्रोसीजर ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्सेस. प्यारे बच्चों, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो फ्रांस का राजकोष था वो किस तरह से खाली हुआ था. उसके बहुत सारे हमने कॉजेज़ आपको लास्ट सेशन में बताए थे. जब ये ट्रेजरी एम्प्टी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी तो वहाँ फ्रांस का जो राजा होता था वो उस ट्रेजरी को फिल करने के लिए, फिर से उसको खजाने को भरने के लिए टैक्सेस को इम्पोज करता था. टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते थे उसको रेज कर देता था. तो इसकी क्या प्रोसीजर थी? फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. ऑलरेडी आई हैव टॉट अबाउट द सोसाइटी ऑफ फ्रांस, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस, that was divided into three category. Number one, the first state was known as belongs to clergy group. Second state, the nobilities, and the third stage that was related to big businessmen, merchants, courts, officials, lawyer, peasants and artisans, small peasants, landless laborers, servants. ओके, तो ये प्रोसीजर में ये जो तीनों ग्रुप के जो लोग होते थे थ्री स्टेट्स के, उनको मिला करके इसको फॉर्म किया जाता था. फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्सेस. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. प्यारे बच्चों, फ्रांस में अगर टैक्स बढ़ाना होता था तो जो ओल्ड रिजिम को बिलोंग करने वाले जो लुई 16 था, मोनार्की थी वहाँ की, वो अपनी इच्छा से टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकती थी. He had to call a meeting of the state generals, which would then pass his proposal for new taxes. उसे स्टेट जनरल की मीटिंग कंडक्ट करनी होती थी और उस मीटिंग में अपने उस प्रपोजल को रखना होता था, और साथ ही जब उसके प्रपोजल को स्टेट जनरल की मीटिंग के बाद पास कर दिया जाता था फिर वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता था. द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, बट ही कुड नॉट टेक द डिसीजन which is related to imposing the taxes. ओके, मोनार्क जो था, किंग जो था, वो मीटिंग कब बुलाना ये बस केवल वो डिसाइड कर सकता था, लेकिन टैक्स को कब इम्पोज करना या इंक्रीज करना है इसका डिसीजन वो अकेला नहीं ले सकता था. उसकी हेल्प करने के लिए स्टेट जनरल होती थी. एज पर द इंफॉर्मेशन द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614. ये बेटा इसके पहले अभी जो दौर चल रहा है वो 1789 का है, और इसके पहले कब मीटिंग कंडक्ट किया उसने? 1614 में. नाउ हियर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट जनरल. आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, स्टेट जनरल किसको कहते थे उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है. द स्टेट्स जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव. स्टेट जनरल उसे कहा जाता था. एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में जो रिमेनिंग पीपल ऑफ दिस फ्रांस, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, अटेंड करने के लिए जाते थे. ये स्टेट जनरल्स कहलाता था, स्टेट्स जनरल. तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोसीजर में मोनार्क जो था डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अलोन. ओके, अपनी इच्छा से वो नहीं कर सकता था, बल्कि वो स्टेट जनरल्स के थ्रू उस प्रपोजल को पास करके टैक्स को इंक्रीज कर सकता था. Now in this slide we will learn about the incident of 5th May 1789. Dear students, on 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. बेटा
5 मई 1789 को लुइस 16 क्या करता है कि स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाता है ताकि उसमें वो न्यू टैक्सेस के प्रपोजल को पास किया जा सके। उनके स्वागत के लिए और रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साई वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। उन सभी के आगमन के लिए वर्साई का आलिशान भवन को हॉल जो था उसको सजाया जाता है। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट देयर 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एंड दे वर सिटेटेड इन रो फेसिंग ईच अदर। और वो दोनों फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग जो हैं एक दूसरे के सामने बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट बैक। और उन सभी जो 300 प्लस 600 हो गया तो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स भी उस मीटिंग को अटेंड करने आते हैं। और ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उनके बैक साइड में उनको खड़े किया जाता है। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर। जो थर्ड स्टेट के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने आए थे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए थर्ड स्टेट की तरफ से, वो काफ़ी समृद्धशाली लोग थे एंड दे वर आल्सो वेल एजुकेटेड मेंबर्स। और उसके अलावा बेटा जो थर्ड स्टेट में को बिलोंग करने वाले पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, वीमेन हैं, उनको असेंबली में एंट्री करने से मना कर दिया गया, उनको प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। एंड देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड बॉट विद दैम। लगभग वो अपने साथ 40,000 पत्रों को लेकर के आए थे थर्ड स्टेट के लोग। ठीक, अब बेटा इसी दिन क्या होता है आगे देखिएगा। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंगली टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब तक स्टेट जनरल में जो भी डिसीजन होता था ये तीनों स्टेट के लोग लेते थे। अब तक वोटिंग के थ्रू होता था डिसीजन। तो इसमें क्या होता था कि फर्स्ट स्टेट के पास वन वोट होता था, सेकंड स्टेट के पास वन वोट होता था, थर्ड स्टेट के पास वन वोट होता था। तो जनरली फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग मोनार्की की विल के अकॉर्डिंगली वोट कर देते थे और अकेला रह जाता था थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में जो बहुत सारे लोगों का ग्रुप था वो हमेशा एक्सप्लॉइट होता था और क्लैर्जी और नोबिलिटी ग्रुप हमेशा राजा के साथ प्रिविलेजेस को गेन करते थे। लेकिन दिस टाइम लुइस 16 वाज आल्सो टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन इस बार वो चाह रहे थे थर्ड स्टेट के लोग कि इस बार अभी वोटिंग जो है ना, यहाँ जितने लोग हैं सबके साथ होनी चाहिए एंड ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। और सभी के वोट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 1। तो देखिए थर्ड स्टेट के 600 लोग आए तो इनका वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था तो 600, तो ये थर्ड स्टेट जो डिसीजन लेता तो उनके फेवर में ही वो बात होती। ठीक है, तो इस समय क्या किया राजा ने, द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। ओके, द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल एंड मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। और ये जब किंग ने उनके उस प्रपोजल को कि वन पर्सन वन वोट के हिसाब से यहाँ पर अब ये वोटिंग होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और ये रिजेक्ट किया तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स असेंबली को छोड़ करके प्रोटेस्ट करने बाहर आ गए। बेटा जब थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि ईच मेंबर वुड हैव वन वोट एंड ईच पर्सन शुड बी पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग सिस्टम, वोटिंग प्रोसीजर, एट दैट टाइम they were promoted the ideas of the philosopher of Rousseau, which was related to democratic principle, and that idea was the part of his book The Social Contract. बच्चों जब लोगों थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए, तो इन्होंने ये आइडिया जो है जॉन जैक रूसो की एक बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया था। ठीक, नाउ वी विल रीड हियर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। मैंने अभी आपको बतलाया कि व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, ओके, कि हर व्यक्ति वोट देगा जो पार्टिसिपेट किया है और हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू 1 होगी। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। आफ्टर दैट टाइम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as a spokesperson of the whole फ्रेंच नेशन। अब ये जो लोग बाहर आए थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपने आप को फ्रेंच नेशन का स्पोक्स पर्सन घोषित कर दिया।
On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. ये सभी लोग अब 20th जून को, ये जो प्रतिनिधि है, वर्साई में एक इंडोर टेनिस कोर्ट में सब इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर दे डिक्लेयर देमसेल्व नेशनल असेंबली, और वो अपने आप को सब एक नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर देते हैं. एंड दे स्वोर, शपथ लेते हैं, नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. यहाँ से वो जब तक नहीं हटेंगे, कब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम नहीं कर लेते, संविधान को नहीं बना लेते. और वो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. जो संविधान तैयार किया जाएगा वो सम्राट की जो शक्तियां हैं उसको कम करने वाला संविधान बनाया जाएगा. एंड दिस वॉज लीड बाय दे वर लीड बाय मीराबायो एंड अबेसिये. और बेटा इनको जो लीड करने वाले जो लोग थे वो मीराबायो और अबेसिये नाम के दो शख्स थे. और बेटा ये जो दोनों ही थे ना, एक फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करने वाला था और एक सेकंड जो क्लैरगी ग्रुप को बिलोंग करने वाला था, और एक नोबेलिटी. मीराबाई नोबेलिटी ग्रुप को बिलोंग करने वाला था और अबेसिये क्लैरजी ग्रुप को बिलोंग करने वाला था. एट द टाइम when the National Assembly was busy in Versailles or the drafting of constitution, okay, the rest of France facing the turmoil situation. बेटा जब नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी तो बाकी का जो फ्रांस था वो काफ़ी आंदोलित हो रहा था. अ सीवियर विंटर हैड मीट अ बैड हार्वेस्ट. यहाँ बड़ी समस्याएं हो रही थी. इस समय कड़ाके की ठंड की वजह से फसलें ख़राब हो गई थी. हाँ, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो रोटी थी, जो उनका स्टेपल डाइट था, उसकी जो प्राइसेस थी वो लगातार आसमान को छू रही थी. बेकरी मालिक अपनी इस स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे और वो जमाखोरी कर रहे थे. आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप. जब बेकरी की दुकानों पर घंटों तक इंतज़ार करने के बाद जो वहाँ की महिलाएं थी वो काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में आकर के वहाँ की दुकानों को तोड़ फोड़ दिया. और दूसरी तरफ क्या हुआ था कि सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था. मैंने आपको कल के ही इस सेशन में बतलाया था. एट द सेम टाइम, इसी समय ये जब दौर चल रहा था, सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू द पेरिस. एंड वन इंसिडेंट हैपन ऑन द 14 जुलाई 1789 विच वॉज रिलेटेड टू बास्टिल. ओके बेटा, बास्टिल किले पर धावा किया जाता है, हमला किया जाता है. ऑन द 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल. और 14 जुलाई को वहाँ लोग जो है बास्टिल पर धावा बोलते हैं और उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं. एट द टाइम द पीजेंट रिवोल्ट आल्सो कंडक्टेड इन द कंट्री साइड. वो घटनाएं भी जो पीजेंट्स रिवोल्ट से रिलेटेड है वो भी इसी दौरान चल रही है. कंट्री साइड में एक र्यूमर था. इन द कंट्री साइड र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स. गांव गांव में अफवाह फैल गई कि जो जागीर के मालिक हैं, जो ज़मीनों के मालिक हैं, उन्होंने किराए से या भाड़े पर जो है लठैतों लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है और वे अब गांव की ओर बढ़ रहे हैं और जो पकी हुई फसलें हैं उसको तबाह कर डालेंगे. अब ये कई ज़िलों में सब लोग जो किसान थे वो डरे हुए थे. तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिथफोक्स एंड अटैक्ड चेटॉक्स. चेटॉक्स बेटा यहाँ पर ये होता है जो राजा महाराजा के जो किले होते हैं उनको कहा जाता है, जो गांव में बने हुए होते हैं उनको चेटॉक्स कहा गया. ठीक है, तो ये सब जो भय से डरे हुए जो लोग थे, किसान थे, उन्होंने अपने हाथों में कुदालें ले ली, बेलचे ले ली और वहाँ पर जो चेटॉक्स थे, मतलब ग्रामीण गांव में बने हुए किले थे राजा महाराजाओं के, उनको उन्होंने तोड़ डाला. इसके अलावा क्या हुआ, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स. उन्होंने अन्न के भंडारों को भी लूट लिया. एंड दे बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द मैनोरियल ड्यूज. जो लगान से संबंधित दस्तावेज थे बच्चों, उसको भी उन्होंने जलाकर नष्ट कर दिया. अब इससे डरे हुए जो कुलीन लोग थे, नोबिलिटीज़ थे वहाँ के गांव की, वे बड़ी संख्या में अपनी
जागीरों को, ज़मीनों को, अपनी संपत्ति को छोड़कर भाग गए, और बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ले ली। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। तो ये पीजेंट रिवोल्ट जो था उस समय जो हो रहा था उससे संबंधित है। नाउ वी विल सी अबाउट द डिक्री ऑफ द 4th अगस्त 1789। डियर स्टूडेंट्स, after the situation, after the critical situation, the Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। ये सब जो विद्रोह देख करके अब वहाँ का जो राजा था उसने बेटा अंततः जो नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई थी उसको अब उसने रिकॉग्निशन यानी मान्यता दे दी, और मान लिया कि उसकी जो सत्ता है अब उस पर संविधान के थ्रू, संविधान के द्वारा उस पर अब कंट्रोल किया जाएगा या उस पर अंकुश लगाया जाएगा। ठीक है। एंड ऑन द नाइट ऑफ 4th अगस्त 1789, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। बेटा 4 अगस्त 1790 की रात को असेंबली ने जो कर थे, जो असेंबली में ने जो कर थे, करों को और जो कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, टैक्सेस भी केवल थर्ड स्टेट से ही वसूला जा रहा था, है ना। तो ये जितनी भी फेडरल सिस्टम था उन सबको एबोलिश कर दिया, उनका सबका उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी ग्रुप को, पादरी वर्ग को, फर्स्ट स्टेट के लोगों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उसको छोड़ देने के लिए उनको विवश किया गया। टाइड्स व एबोलिस्ड, जो धार्मिक कर जो चर्च के थ्रू कलेक्ट किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया, और साथ ही साथ विद द लैंड्स ऑन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, जो चर्च के पास ज़मीनें थी उसको सब जब्त कर लिया गया। इस प्रकार से बेटा कम से कम वहाँ की जो सरकार थी उसको कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति उनके हाथ आ गई थी। तो ये डिक्री जो 4th अगस्त 1789 को लागू हुआ, इसने फ्रांस को एक नए दौर में ले जाने की शुरुआत कर चुका था। आफ्टर दैट फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, हम देखेंगे कि हमारा जो फ्रांस जो है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर मूव कर गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। फ्रांस ने अपना जो संविधान है, नेशनल असेंबली ने संविधान का जो प्रारूप है वो 1791 में पूरा कर लिया। एंड देयर वाज ओनली द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। उस कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सम्राट था उसकी शक्तियों को सीमित कर देना। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। This power initiated of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न किया गया कि अब जो पावर है वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं हो, किसी एक सत्ता के पास ना हो, बल्कि उस पावर को उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, उसको सेपरेट कर दिया गया, और वो पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को असाइन कर दिया गया, लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक पालिका। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। दिस अरेंजमेंट, दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस तरह से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तौर पर उभर कर सामने आता है। यहाँ हम जानेंगे बेटा कि स्पेशल फीचर्स क्या थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैड प्रिपेयर्ड in 1791. So what were the special feature in that constitution? The constitution began with the declaration of the rights of man and citizens। बेटा जो संविधान है वो पुरुष और नागरिकों के घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। पुरुष नागरिक जो वहाँ के लोग हैं उनके अधिकार के घोषणा पत्र के साथ ही शुरू होता है।
राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर established एज नेचुरल एंड inalienable। बच्चों, ये संविधान जो जीवन जीने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने सबको बराबरी का अधिकार, ये जितने भी अधिकार थे, जो राइट्स थे, उसको नैसर्गिक और अहरणीय यानी नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स की संज्ञा दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होंगे और इन राइट्स को, इन अधिकारों को कोई छीन भी नहीं सकता। एंड इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और राज्य का ही यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक नागरिक के इन अधिकारों की रक्षा भी करे। तो ये सारी चीज़ें 1791 में जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, उसमें ये उभर करके सामने आती है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब आपके सामने आ रही है नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज अनदर स्पेशल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected। बच्चों, जो 1791 में के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, और नेशनल असेंबली ने अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुनी जाती थी। जो नेशनल असेंबली वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक नेशनल असेंबली है। इनको भी इलेक्ट करना है तो किस तरह से होता था? सबसे पहले एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। बेटा ये आप स्क्रीन में देखिए जो दिखाई दे रहा है, एक्टिव सिटीजन्स जो हैं वही एलिजिबल होते थे किसके लिए? उन लोगों को इलेक्टर्स का इलेक्शन करने के लिए जो इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के लिए लोगों को इलेक्ट करेंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आप समझिए कि एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं और पैसिव सिटीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें इसे समझना तो होगा ही, और समझने के लिए आप इस स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रहा है, इमेज दिख रही है, उसको आप समझते चले जाइएगा। देखिए, ओनली मेन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। ओके, यह समझना यह है कि जो लोग ऐसे पुरुष, केवल पुरुष, हाँ, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, 25 उम्र से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष ही एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे, जो कम से कम 3 दिन की जो मजदूरी होती है, वेजेस होता है, उसके बराबर का टैक्स पे करते हो, कर चुकाते हैं। और जो रिमेनिंग पीपल हैं, शेष पुरुष, महिलाएं, ये सभी लोग पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। The remaining men and all women were classed as passive citizens। अब देखिए, ये एक्टिव सिटीजन्स जितने भी थे, वे लोग इलेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्टर्स कितने होंगे? 50,000 मैन। मतलब ये पूरे जितने भी एक्टिव सिटीजन्स हैं वो 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे थ्रू वोट। फिर ये 50,000 इलेक्टर्स अपने वोट्स का इस्तेमाल करके नेशनल असेंबली के लिए 745 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इलेक्शन की प्रोसीजर भी वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी, और नेशनल असेंबली अपने पूरे पावर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के बाद गवर्नमेंट को चलाने के लिए जिम्मेदारी भी अब तैयार या डिसाइड कर ली गई थी। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन के थ्रू आपको मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, संभवतः आपको ये समझ में आया होगा। और सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस प्रॉपरली दें। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे जहां मैं इसकी लिंक सेंड करूंगा गूगल क्लासरूम में, वहां आप अपनी कमेंट्स डालिए, अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।